ओके, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, होता क्या है बाद में, तो मैंने ये भी बताया था कि यार देखो, ये जो हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब एक्चुअली डीएनए का जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है, बट जैसे ही वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल होने लगता है डीएनए, तब उसे हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। मतलब ये एक सिंगल जो पोर्शन है, इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और उसका अप्रोक्सीमेट जो बेटा डायमीटर बढ़ जाता है वो हो जाता है 11 नैनोमीटर। मतलब जो लेंदी डीएनए है वो एक बॉल के ऊपर, ऑक्टेमर के ऊपर कॉइल हो जाता है। और ये जितने भी आपको पेयर दिखाई देते हैं, 1 2 3 ऐसे 6 जो है एक बंच में बन जाते हैं, है ना। 6 का एक बंच बनता है, मतलब यहाँ पे भी 6 है न्यूक्लियोसोम है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम का, है ना, एक न्यूक्लियोसोम सुपर हेलिक्स बनना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से और भी बेटा वो जो डीएनए है उसको कंडेंस हो जाता है और वो शॉर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, वो हो जाता है 30 नैनोमीटर, इतना बेटा वो रिड्यूस हो जाएगा। उसका जो है ना डायमीटर, देखो आप बढ़ रहा है, 30 नैनोमीटर हो गया। तो यहाँ 2 सर नैनोमीटर टू, हाँ बोलिए। सर इसमें H1 हिस्टोन कहाँ प्रेजेंट रहेगा? नहीं नहीं है वो, अभी थोड़ा रुको ना, अभी इसमें, है ना, मैं डायरेक्ट बात बता रहा हूँ, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा हम लोगों को ये सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ देख लो हम लोग 30 नैनोमीटर है। अब ये जो 30 नैनोमीटर वाले जो दिखाई दे रहा है, ये जो है ना, ये एक मतलब ये जो धागा है इसका, है ना, तो ये ऐसे ऐसे फोल्ड होने लग जाता है। तो 30 नैनोमीटर वाला जो न्यूक्लियोसोम सुपर हेलिक्स है वो खुद एक दूसरे के ऊपर कॉइल होने लग जाते हैं। और ये जो कॉइलिंग है बच्चों, इस कॉइलिंग को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। और डेफिनेटली बेटा क्रोमैटिन फाइबर, और है ना, मतलब उसका डायमीटर हो जाता है 300 नैनोमीटर। एंड देन 300 नैनोमीटर जो है बेटा, ये इस तरह से कॉइल करेगा। एक जो धागा उसके अंदर होता है वो और कॉइल करके बेटा 700 नैनोमीटर का पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बनाता है। नाउ देखो, ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है, इसे हम लोग एक्चुअली कहते हैं क्रोमोनेमा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्रोमोनेमा कहते हैं। देखो, नेमा मतलब होता है थ्रेड, ठीक है, थोड़ा सा, तो टिन मतलब होता है पतला धागा, क्रोमोनेमा, नेमा मतलब निमैटोडा, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। सो नेमा इज आल्सो अ थ्रेड, बट इट इज अ वेरी, है ना, थिक थ्रेड एज कंपेयर्ड टू द टिन, ठीक है। सो क्रोमोनेमा, अब ये जो क्रोमोनेमा होता है बेटा, एक्चुअली ये क्रोमोनेमा यहाँ पे इस तरह से अरेंज होकर के, है ना, ऐसे अरेंज होकर के एक एंटायर मेटाफेज क्रोमोसोम बना देता है, जिसका एक्चुअल डायमीटर हो जाता है 1400 नैनोमीटर। मतलब आप देख सकते हो कि बहुत ही लेंदी सा जो डीएनए है वो इतना कॉइलिंग करता है, सुपर कॉइलिंग करता है, कि जिसके वजह से वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा डीएनए है जो जिसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। अब ये डीएनए है, बिल्कुल बिल्कुल ये वाला डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए डेफिनेटली बेटा यहाँ पे जो ऑक्टेमर है, ऑक्टेमर जो है हिस्टोन ऑक्टेमर, उसके ऊपर कॉइल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट कॉइल होगा तो मैंने कहा ना ये छूट सकता है यहाँ पे, इसीलिए ये जो ऑक्टेमर है उसको क्लिप लगाया जाता है। आप रेड कलर का यहाँ देख सकते हो, H1 हिस्टोन लग जाता है। तो इस तरह से डीएनए जो है एक कंप्लीट कॉइलिंग करता है। सो डीएनए इज अ कॉम्प्लेक्स विद द हिस्टोन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। तो आपको कभी भी बेटा मतलब यूनिट पूछेंगे ना, मतलब क्रोमैटिन का यूनिट, धागे का यूनिट क्या होता है, तो आंसर है आपका न्यूक्लियोसोम, ठीक है, या क्रोमोसोम का यूनिट क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा न्यूक्लियोसोम। क्योंकि जब ये न्यूक्लियोसोम बनेगा तो ही बेटा ये सारे जो अरेंजमेंट है आपको देखने को मिलते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ सेंटर में 8, है ना, ऑक्टेमर्स वाला कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसके ऊपर ऑब्वियसली डीएनए कॉइल हो चुका है, ठीक है। ये जो डीएनए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, मतलब जितना डीएनए यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म हो जाता है, जो कॉइल कर रहा है एक बॉल के ऊपर या न्यूक्लियोसोम के ऊपर, उसमें अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स वाला वो होता है, ये याद रखना, ठीक है, ये काम आएगा कैलकुलेशंस करने में।
200 बेस पेयर बेटा, इतने बेस पेयर उसमें होते हैं जो एक न्यूक्लियोसोम होता है उसमें, ठीक है, मतलब डीएनए जो कॉइल हो रहा है वहां पे, है ना। क्रोमेटिन सर आप वो क्रोमोस रिपीट कर सकते हो बेस पेयर का? क्या बेटा? सर वो बेस पेयर का एक और बेस पेयर बड़ा सिंपल है, देखो ये जो है ये एक न्यूक्लियोसोम है यार, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये न्यूक्लियोसोम है, मतलब इसके ऊपर ये डीएनए गया, कॉइल किया, पीछे से आया, फिर गया, पीछे से आया, कॉइल किया, यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है डीएनए की, जितना भी कॉइल कर रहा है, ठीक है, लिंकर और कॉइल्ड, उतने उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर है बेटा 200 बेस पेयर। वैसे ये वाला न्यूक्लियोसोम देखोगे तो यहाँ पे कितने होंगे? तो 200 होंगे। मतलब अगर आप तो दो न्यूक्लियोसोम लोगे तो कितने बेस पेयर होंगे? 2 nucleosome. If you 400. take the 400. 400 base pair, that is what the point we have to understand. Yes or no? पक्का? तो यहाँ पे Yes, देखो sir. बहुत ही सिंपल मुद्दा है, ठीक है। तो ये 200 बेस पेयर वाला जो होता है, नाउ देखो यहाँ पे आपको दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखोगे तो किस तरह से, है ना, ये जो है ना 30 नैनोमीटर वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। द न्यूक्लियोसोम्स फोल्ड अप टू प्रोड्यूस 30 नैनोमीटर फाइबर, है ना। वो 30 नैनोमीटर फाइबर जो है वो न्यूक्लियोसोम सुपर हेलिक्स बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यार, मतलब है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 ज्यादा ही कर दिया इन्होंने, ठीक है थोड़ा, बट ये 6 का बनता है। 6 बॉल होते हैं एक रिंग में, ठीक है। तो ये 6 बॉल्स अरेंज होंगे एक के ऊपर एक, और इस तरह से बेटा एक थिक धागा बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि 30 नैनोमीटर वाला। अब यार देखो, ये 30 नैनोमीटर वाला एक दूसरे के ऊपर कॉइल होना शुरू हो जाएगा, है ना। अब ये यहाँ पे उसका डायमीटर होता है एक्चुअली बेटा 300 नैनोमीटर, जो कि है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो जो बड़ा सा ये वाला जो फाइबर है, आपने देखा है, ये क्रोमेटिन फाइबर बन गया। नाउ देखो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, दैट फॉर्म्स लूप्स एवरेजिंग 300 नैनोमीटर लेंथ। एक्चुअली इनको लूप्स बोलते हैं, लूप्स क्रोमोसोम, ठीक है। नाउ देखो, अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करना शुरू करें, ये लूप्स वाला जो है, और है ना, इसको एक धागा माने, तो ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल होना शुरू हो जाता है, एंड इट फॉर्म्स दिस इज द 300 nanometer fibers are compressed and folded to produce 250 nanometer wide fiber. तो ये जो एक एक होता है 250 विड्थ है। नाउ दिस इज, ये जो लेंथ आपको दिखाई देगी वो हो जाएगी 700 नैनोमीटर। इतना बेटा वो छोटा होता चला जाता है। और अब आप देख सकते हो द टाइटली कॉइल्डिंग ऑफ दिस 250 नैनोमीटर। देखो 250 नैनोमीटर मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये जो 700 नैनोमीटर वाला धागा है क्रोमोनेमा, ये इस तरह से अरेंज होता है कि यहाँ पे 1400 नैनोमीटर वाला एक कंडेंस्ड आपको क्रोमोसोम बनते हुए दिखाई देगा। So this way the DNA can be packaged. Okay, this way the DNA can be packaged. That is what the thing we have to understand here. Okay, तो ये बहुत ही नॉर्मल सा फंडा है जो हम समझ सकते हैं। Okay, let's understand this. If I will ask this question, a simple numerical on this basis. देखो मेरे पास अगर मैंने ये कहा, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट कहता हूँ, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। मैंने यहाँ कहा कि यार मैंने देखो कि एक 4000 बेस पेयर वाला डीएनए है, ठीक है, ठीक है, कैन हैव हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स? क्या आप आंसर दे सकते हो इस लिस्ट का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है। क्यों? आपको तो मैंने बताया, यहाँ पे एक बेसिक चीज याद है ना, बराबर है। 100 बेस पेयर का बेटा होता है 1 न्यूक्लियोसोम, तो बस हो गया कार्यक्रम, ठीक है। तो बेटा 4000 बेस पेयर्स में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? व्हाट शुड बी द आंसर, देन यू नो इट, है ना। बहुत Yes, आसान हो sir. गया, क्योंकि आपको एक बेसिक जब चीज पता होती है ना, तो आप आंसर बड़े ही आसानी से दे सकते हो, नहीं तो यार नहीं दे पाओगे, बराबर है। इसी हिसाब से अगर हम लोग और भी अलग चीजें देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास में कि सपोज if you consider the 45 nucleosome calculate the
length of DNA in angstrom. तो can you do it? Yes, can you? देखो 45 न्यूक्लियोसोम है ना? तो यार आपको तो देखो आंसर बड़ा ही सिंपल है, गिवन क्या है आपको पता है, तो आंसर बहुत ही सिंपल है इसका। आपको एक फैक्ट पता है, वो क्या है? आपको ये फैक्ट पता है कि, बताओ क्या फैक्ट पता है आपको? अगर मैं ये कहता हूँ कि 34 एंगस्ट्रॉन, या लगभग हम लोग बात करते हैं 3400 एंगस्ट्रॉन, इतना लंबा डीएनए है, तो उसमें कितने बेस पेयर होते रहे? 34 एंगस्ट्रॉन में 10 बेस पेयर होते हैं। यहाँ पे देखो ये आपको बेसिक पता है, ठीक है, सो दैट्स इट, सिंपल। 1000 बेस पेयर होंगे, है ना, क्योंकि 34 एंगस्ट्रॉन में 10 बेस पेयर होते हैं, तो इधर 2 जीरो बढ़ गए, तो इधर 2 जीरो बढ़ गए। इट्स सो सिंपल थिंग। नाउ अंडरस्टैंड दैट कि वन न्यूक्लियोसोम, एक और फैक्ट आपको पता है कि एक न्यूक्लियोसोम, वन न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स, करेक्ट है? ये भी आपको पता है। तो यार 45 में कितना होगा? 45 न्यूक्लियोसोम में कितना होगा? सो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द 45 into 200 बेस पेयर्स। कितना आ जाएगा आंसर, बता दो। 9000 9000 आ जाएगा ना एवरीवन, है ना? वेरी सिंपल। Yes, ये sir. देखो यार, है ना, यहाँ पे 9000 बेस पेयर्स। नाउ यू नो इट कि 1000 बेस पेयर इज इक्वल टू, ये आपको फंडा पता है, यस और नो, है ना? 1000 बेस पेयर इज इक्वल टू 3400 एंगस्ट्रॉन्स, बराबर। अगर आपको ये पता है तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते 9000 बेस पेयर होगा तो कितना लंबा डीएनए होगा एंगस्ट्रॉन्स में, बराबर। यहाँ पे आपको करना ही क्या है बेटा, देखो 34,000 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 9, यू विल गेट द आंसर, यस और नो? Yes, sir. इजी है ना यार? तो बताओ आंसर क्या होगा? $30,600. हाँ, जो भी होगा, है ना? So you know, you have to understand this. What is that 30,600? सही आया क्या तुम्हारा आंसर? Yes, sir. Yes, correct. So this is the length of the DNA. ठीक है, so very simple, no issue, ठीक है। तो बेटा मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि if you know the basic thing, you can calculate any sort of the problem, ठीक है? Yes sir. इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। So this way we can solve the different types of the questions. So let's go to the notes. देखो ये जो नोट्स है बच्चों, मैंने आपको यार फॉरवर्ड किए हैं, है ना? मतलब पहले तो मैंने वर्ड फाइल की, फिर किसी ने मैसेज भेजा सर पीडीएफ बना था, पीडीएफ बना करके भेज दिया। मतलब आप एनसीईआरटी के हर लाइन यहाँ पे देखोगे इन प्रॉपर मैनर, ठीक है, एक प्रॉपर मैनर में बेटा अरेंज करके ये पॉइंट दिया है। राइट नाउ हम लोगों ने इसके बारे में बात की मेरे प्यारे बच्चों, है ना? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। क्या चीज है भाई द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल? ये तो हमने बिल्कुल पहले दिन पढ़ लिया था, ठीक है, तो वही है। इसके बारे में मैंने अभी तक बताया आपको। सी इसके सारे पॉइंट्स अब देख लेते हैं। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो प्रो पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। जब भी हम यूकैरियोट्स में डीएनए के पैकिंग के बारे में बात करते हैं पॉजिटिवली, देखो यहाँ हमें हमेशा याद रखना है कि जो कुछ भी अभी मैंने बताया वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के लिए है। प्रोकैरियोटिक सेल में वैसा पैकेजिंग नहीं होता। लास्ट क्लास में मैंने समझाया प्रोकैरियोटिक का पैकेजिंग नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, यस और नो, है ना? यहाँ पे देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज अ हिस्टोन। अब मैंने ये भी बताया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें होता है लाइसिन और आर्जिनिन। अभी लाइसिन एंड आर्जिनिन ही क्यों है? व्हाई? बिकॉज लाइसिन एंड आर्जिनिन आर द बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, तो बेसिक प्रोटीन्स होंगे। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स ऑफ द 4 डिफरेंट काइंड, है ना? 8 होते हैं, 8 है बट 4 डिफरेंट काइंड से। कौन कौन से काइंड है? H2A, H2B, H3, H4, करेक्ट है? So these are the 4 different kinds are organized into
टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन ऑक्टेमर, ठीक है, ये है हिस्टोन ऑक्टेमर. So negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure. इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम. तो ये भी हमने पढ़ा. A typical nucleosome contains, देख लो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है, करेक्ट है बच्चों, कितना होता है रे? 200 बेस पेयर्स ऑफ अ डीएनए हेलिक्स, दिख रहा है ना? यस. नाउ न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग, क्या होता है, यूनिट है ना, ऑफ द स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन. तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको कोई भी क्रोमैटिन का यूनिट पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा सर न्यूक्लियोसोम इज दी, क्या है ना, क्या है बेटा? न्यूक्लियोसोम इज द कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट. बार बार वही चीज आपको देखने को मिलती है. नाउ द न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमैटिन आर सीन एज अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. तो आप जब भी ये स्ट्रक्चर देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा हमेशा. और यहाँ पे देखो ये जो है आपको ये न्यूक्लियोसोम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. उसको एनलार्ज करोगे तो क्या क्या दिखता है मैंने पहले ही दिखा दिया आपको, ठीक है. नाउ डीएनए कनेक्टिंग एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज नोन एज द लिंकर डीएनए. अब जहाँ पे भी आपको बेटा जो दो बॉल्स के बीच में डीएनए दिखता है उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं. और इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द H1 प्रोटीन, जिसको हम लोग लिंकर हिस्टोन कहेंगे. क्या कहेंगे उसको हम लोग? लिंकर हिस्टोन कहते हैं, जो ऑक्टेमर के अलावा है, ठीक है. नाउ द क्रोमैटिन फाइबर्स आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस एट अ मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म अ क्रोमोसोम. बता सकते हो लास्ट में बेटा कितना डायमीटर आया था रे? 1400 नैनोमीटर, करेक्ट है ना? कहां से शुरू किया था हम लोगों ने? स्टार्टेड फ्रॉम 2 नैनोमीटर डीएनए, ठीक है. तो 2 नैनोमीटर डीएनए से शुरू किया और बेटा वो 1000 इतना ज्यादा कंडेंस हो जाता है एट द स्टेज ऑफ द मेटाफेज. नाउ देखो यहाँ पे मुद्दा आता है. द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमैटिन एट अ हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स that are collectively referred as the non-histone chromosomal proteins. तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने ये बहुत सिंपली आपको ये बताया था, हमारी एनसीईआरटी भी ये कहती है कि एक जो क्रोमोसोम होता है ना उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है. तो क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? देखो डीएनए होता है, डेफिनेटली डीएनए इज देयर, हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, बट इसके अलावा उनमें आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं. मतलब किसी भी क्रोमोसोम में 4 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे. चारों कंपोनेंट इस किसी भी क्रोमोसोम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है. देखो अभी ये जो न्यू इंटरफेज होता है तब तो बेटा क्रोमोसोम बनता नहीं है एक्चुअली, जब इंटरफेज में होता है. देखो सेल डिवीजन के वक्त ही बेटा आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है. इंटरफेज के वक्त कभी आपको क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा. यू कैन नॉट सी द क्रोमोसोम व्हाइल द इंटरफेज, ठीक है. So in a typical nucleus, some region of chromatin. In case of what we can say, in case of the interphase के समय क्या होता है? एक typical nucleus के अंदर some regions of chromatin are loosely packed. वो ज्यादा है ना पैक्ड नहीं होते, कंडेंस नहीं होते. They are loosely packed. Lightly stained. उनका अगर आप स्टेनिंग करोगे, फ्यूल्जिन डाई डालोगे तो उतना ज्यादा वो गहरा स्टेन नहीं लेते, कलर नहीं लेते. और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं. एक्टिव है मतलब आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं. तो ऐसा पोर्शन हम लोग यू क्रोमैटिन कहते हैं. मतलब न्यूक्लियस में जितना क्रोमैटिन एक्टिव होता है, कलर थोड़ा सा लाइट कलर लेता है, ठीक है. पैकेजिंग ज्यादा होती नहीं है, इसलिए उसमें कलर ज्यादा एंगेज नहीं होता, एम्बेड नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा है ना ब्राइट कलर का, डार्क कलर का नहीं दिखाई देता. तो ऐसे क्रोमैटिन को हम लोग यू क्रोमैटिन कहते हैं. नाउ एक दूसरा पॉइंट है, उसी में क्रोमोसोम के अंदर, मतलब जब भी आप न्यूक्लियस को ड्रॉ करोगे, नाउ दिस इज अ न्यूक्लियस, यू कैन सी इन द न्यूक्लियस इनसाइड दैट, ये देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हमने बना लिया. नाउ दिस इज अ न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अंदर आपको बेटा लाइटली स्टेन्ड है ना, धीरे धीरे, मतलब आपको ज्यादा क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ऐसा बेटा क्रोमैटिन होता है. इसको हम यू क्रोमैटिन कहते हैं. बट बिल्कुल उसी के साइड में वहीं पे बेटा आपको
साइड में कुछ क्रोमेटिन ऐसे दिखाई देंगे जो डार्कली स्टेन्ड स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये खास करके पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, इनको हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। अब ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है दे आर डेंसली पैक्ड, आप देख पा रहे हो बहुत डेंसली पैक्ड मैंने बनाया है। डार्कली स्टेन्ड आपको दिखाई दे रहा है, डार्क स्टेन, एंड ट्रांसक्रिप्शनली द रीजन आर जो है वो हेटेरोक्रोमेटिन मतलब ये इनएक्टिव होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली दे आर इनएक्टिव मतलब ठीक है उनका ट्रांसक्रिप्शन रुक चुका है, वो काम नहीं कर रहे हैं। जेनेटिक्स में मैंने आपको डोसेस कॉम्पनसेशन वाला कंसेप्ट पढ़ाया, उसमें ये बताया कि किसी भी फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब यार जब उसका पूरा मैच्योरिटी आ गई मतलब फीमेल में वो कन्वर्ट हो गई है, तो बेटा तब दोनों एक्स क्रोमोसोम की जरूरत तो होती नहीं है, इसीलिए एक एक्स क्रोमोसोम जो है काम करते रहता है वैसा ही रह जाता है, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है। मतलब एक यू क्रोमेटिन रहता है, ठीक है, जो फंक्शन करता रहेगा, लूजली पैक्ड रहेगा, एक पूरी तरह से इतना कंडेंस हो जाएगा कि उसके साथ उसका इंटरेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, ये तो हेटेरोक्रोमेटिन है ना, हमने कहा था बार बॉडी इज ए हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, बार बॉडी जो है डोसेस कॉम्पनसेशन वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलता है। यस, तो इस स्ट्रक्चर को हमारी एनसीईआरटी न्यूक्लियोसोम कहती है, ये वाले स्ट्रक्चर को, ऑक्टेमर वाले को, लिंकर वाले को नहीं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द कोर ऑफ द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स वी कैन सी। ठीक है, एक्चुअली न्यूक्लियोसोम का मतलब सिर्फ ये प्रोटीन नहीं है, ये डीएनए जो उसके ऊपर कॉइल करके है 200 बेस पेयर वो है, क्योंकि यूनिट एक्चुअली डीएनए है, प्रोटीन नहीं। जितना डीएनए रैप हो गया ऑन दैट ऑक्टेमर दैट इज आवर न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। एवेरी, मैकलियॉड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है। उसके साथ बेटा जेनेटिक मटेरियल वाला जो एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज वाला, बेटा ये भी हमने डिस्कस किया है इन आवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ब्लेंडिंग वाला है ना, आइसोटोप्स का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, सल्फर और फास्फोरस वाला, दैट वी आल्सो हैव स्टडीड। नाउ देखो वी आल आल्सो टॉक्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स अ रेप्लिका, मतलब वो अपना रेप्लिकेशन करे, एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है। दूसरा, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी एबल। ठीक है, देखो इट शुड बी केमिकली एंड सॉरी इट शुड बी स्टेबल, मतलब देखो ये भी मैंने आपको बताया कि डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द आरएनए। ठीक है, तो आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। देखो ये अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना जरूर चाहिए, बट अगर कभी म्यूटेशन का जरूरत हो, कुछ चेंजेस की जरूरत हो, तो ये चेंजेस भी अलाउ करे। ठीक है, तो ये भी बेटा वो फॉलो करता है, डीएनए में दिखाई देता है। और चौथा पॉइंट हमारी एनसीईआरटी देती है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो जो भी जेनेटिक जीनोटाइप से फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आता है इन व्हाट वी कैन टॉक अबाउट इन अ मेंडल्स वे, सो दैट इज वेरी सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड मेंडेलियन कैरेक्टर जो है। मैंने ये सारे पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं, है ना? यस और नो, हुआ है ना ये? हाँ, Yes, sir. ओके। नाउ देखो बोथ डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। देखो यार ये अजीब सी बात है, DNA and RNA have the ability to replicate while the other molecules like protein fails to duplicate, वो अपनी कॉपीज नहीं बना पाते। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस प्रो दैट। नाउ देखो यहाँ पे एक बहुत ध्यान से याद रखना कि एक्चुअली सिर्फ डीएनए में है ना सेल्फ रेप्लिकेशन पावर है, आरएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन पावर नहीं है। आरएनए अपनी कॉपीज डीएनए से बनवा लेता है। ठीक है, तो हम लोग अगर एक्चुअली देखें तो डीएनए में ही प्रॉपर रेप्लिकेट होने की है ना पोटेंशियल होती है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस प्रो दैट डीएनए इज अ केमिकली लेस रिएक्टिव। देखो डीएनए लेस रिएक्टिव है,
एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। अब यहाँ पे हमें मुद्दा आता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि एक्चुअली वो डबल स्ट्रैंडेड है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है। नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, है ना, एज और विद द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब आपकी बॉडी बीमार है, आपके सेल काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कितनी भी एज बढ़ जाए, डीएनए अपने आप को बदलता नहीं, ठीक है। हाँ, ये आरएनए जो है बेटा वो बहुत हाईली रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी चेंज करता है अपने आप को, एंड सो दैट इट इज अ लेस स्टेबल। अभी देखो ये लेस स्टेबल क्यों है, इसके कुछ कारण भी हो सकते। देखो इसका जो 2 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द आरएनए इज अ रिएक्टिव। मतलब जब हम लोगों ने ये राइबोस शुगर ऐसे बनाया तो ये तो कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 जो है यहाँ पे H और OH प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी H और OH प्रेजेंट है। देखो ये वाला थर्ड कार्बन है ना, है ना, ये देखो ये थर्ड कार्बन है, ये तो बॉन्ड में लग जाएगा यार, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में। ये वाला फर्स्ट कार्बन है, ये भी बेटा लग जाएगा उधर नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बना देगा। बट बेटा ये सेकंड वाला जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब ये फ्री होगा यार, अगर ये फ्री होगा तो ऑब्वियसली बेटा ये रिएक्टिविटी शो करता है। बट यही चीज आपको डीएनए में नहीं देखने को मिलती। यस और नो? डीएनए में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बेटा H दिखाई देगा सेकंड कार्बन पे, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए बेटा ये लेस रिएक्टिव है। तो ये दूसरा पॉइंट है कि व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल। पहला पॉइंट क्या है, व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। पहला पॉइंट क्या है, बिकॉज डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, है ना, एंड आरएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इसीलिए बेटा वो है ना वैसे भी प्रोटेक्टेड है, उसके जो भी नाइट्रोजनस बेसिस है। दूसरा इसका जो OH ग्रुप है बेटा डीएनए में, वो गया, ऑक्सीजन लॉस्ट हो चुका है, इसीलिए वो लेस रिएक्टिव है। आरएनए कैन इजीली अंडरगो चेंजेस, है ना, एंड इजीली डिग्रेडेबल, बहुत जल्दी टूट सकता है, इसीलिए बेटा आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए इज आल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, हेंस इट इज रिएक्टिव। अब ये देखो ये रिएक्टिव है तो ये एंजाइम जैसा काम भी करता है आरएनए, ठीक है, इट वर्क्स लाइक अ एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम लाइक काम भी करना शुरू करता है, इसीलिए, है ना, ये डीएनए ऐसा कुछ नहीं करता। डीएनए प्रॉपरली, ठीक है, अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा और ब्लूप्रिंट को बचा के रखेगा। सो अगेन एक और तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, मतलब यहाँ फोर्थ पॉइंट है डीएनए की स्टेबिलिटी का, वो है द प्रेजेंस ऑफ द थाइमीन इन डीएनए प्रोवाइड द एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। नाउ देखो यहाँ पे मैं वो पॉइंट भी बता देता हूँ आपको, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि जो यूरासिल होता है, ठीक है, यूरासिल मॉलिक्यूल जो उसका 5वें कार्बन पे CH3 प्रेजेंट अगर है तो उसी को हम थाइमीन बोलते हैं। अब यूरासिल के 5वें कार्बन पे नहीं प्रेजेंट है यार, ठीक है, यूरा मिथिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है, मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि मिथाइल ब्लॉक करता है, मतलब बहुत सारे एंजाइम को डिटेक्ट ही नहीं होने देता। इसीलिए जब मिथाइल ग्रुप ऐड होता है ना, तो थाइमीन जो है ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू द जो भी इसकी रिएक्टिविटी होनी थी इसकी, वो यहाँ पे कार्बन सेट होने की वजह से, है ना, बहुत कम हो जाती है। सो प्रेजेंस ऑफ थाइमीन increases the stability of the DNA as compared to the RNA, ठीक है। मतलब आप मिथाइलेशन अगर करोगे, मिथाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ मीथेन, तो बेटा जितना ज्यादा आप मिथाइलेशन करते हो डीएनए का उतना ज्यादा वो प्रोटेक्टेड होता है, उतना ज्यादा वो क्या बोलते हैं, सुरक्षित होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि एंजाइम जो है डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले, वो मिथाइल की वजह से काम कर नहीं पाते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूं अगर आपने मिस किया होगा। पहला मुद्दा है कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, एज कंपेयर टू आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, इसीलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है। दूसरा मुद्दा है कि डीएनए के जो सेकंड कार्बन है वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है,
ठीक है, OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए बेटा वो ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं शो करता, इसीलिए DNA RNA से ज्यादा स्टेबल है। तीसरा मुद्दा है कि क्योंकि RNA कैटालिटिक एक्टिविटी भी करता है, एंजाइम जैसे भी काम करता है, और वो इसीलिए बेटा है ना अलग अलग जगह पे है ना खुद भी मतलब एक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए बेटा वो एज ए इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम नहीं करता। और तीसरा मुद्दा है यहाँ पे, मिथाइलेशन गिव्स द एक्स्ट्रा एडवांटेज और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और यहाँ तो बेटा DNA में थाइमीन प्रेजेंट है, इंस्टेड ऑफ यूरेसिल थाइमीन मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, थाइमीन क्या है, मिथाइलेटेड यूरेसिल होता है। सो दस अमॉन्ग टू है ना DNA इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए DNA जेनेटिक मटेरियल बेटर जेनेटिक मटेरियल है। बोथ DNA एंड RNA एबल टू अंडरगो चेंजेस, दोनों में ही चेंजेस होते हैं, बट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। मतलब अभी आपको मैंने बताया जैसे कोरोना वायरस भी है, तो बेटा ये वायरस RNA वायरस है, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो आप देख सकते हो कितने सारे म्यूटेशन आपको देखने को मिलते हैं, है ना, डेल्टा डेल्टा प्लस, अभी डेल्टा प्लस चल रहा है कैरेक्टर उसका। तो देखो ये जो म्यूटेशंस है वो इसीलिए है क्योंकि RNA उनका जेनेटिक मटेरियल है। जितने भी वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल RNA है, उनके लिए बेटा उनको कंट्रोल कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। इवन HIV भी बेटा RNA वाला ही तो वायरस है यार, है ना। नाउ accordingly RNA viruses having shorter lifespan mutate and evolve faster। तो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होते हैं RNA वायरस। ठीक है, नाउ RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। अब यार यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि RNA जो है ना, RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, hence can easily express the character। DNA जो है however is dependent on the RNA for the synthesis of the proteins, so the protein synthesizing machinery has evolved around the RNA। तो बेटा यहाँ पे हम लोग बार बार यही बोलते हैं DNA है, DNA से RNA बनता है, एंड देन RNA से प्रोटीन बनता है। मतलब DNA और प्रोटीन के बीच में कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता। DNA जब तक RNA नहीं बनाएगा तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका मतलब बिना RNA के बेटा DNA की कोई है ना चलेगी नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं करता। देखो ये है DNA एक्चुअली स्टोरेज, और ये है बच्चों रिजल्ट। ठीक है, बट मेन कार्यकर्ता जो है ये RNA है, वॉलंटियर जो है RNA है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि बिना RNA के DNA का कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हो, है ना। हमने DNA को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, बट आज हम समझ चुके हैं कि DNA एक स्टोरेज है बस। वो इतना स्टेबल है कि वो अच्छे से स्टोर करके रखता है। मतलब मेरे पास पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD ड्राइव जो भी है, ठीक है, ये सारे बेटा होने का क्या फायदा अगर मैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड ही ना कर पाऊँ तो। यस और नो, है ना। तो मेरे पास एक प्रॉपर कोई तो स्क्रीन चाहिए, प्रोसेसर चाहिए। तो बेटा ये जो स्क्रीन है, ये प्रोसेसर है, ये RNA है जो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है। मतलब विदाउट RNA द वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट। आर यू श्योर? अरे पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. RNA के बिना काम नहीं चलेगा। बेस्ट पॉइंट ये है कि DNA कुछ भी नहीं है। DNA is actually a modified or evolved form of that RNA। RNA जो सिंगल स्ट्रैंडेड था वो डबल स्ट्रैंडेड बन गया, उसका यूरेसिल जो था वो थाइमाइन में चेंज हो गया। दैट्स इट। यस एवरीवन, है ना। तो both RNA and DNA can function as a genetic material, but DNA being more stable is a preferred फॉर स्टोरेज। देखो हमारी एनसीईआरटी बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट लिखती है। क्या लिखती है देखो, स्टेटमेंट देखना। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि इट इज प्रिफर्ड एज अ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब इसको हम लोग क्या है ना, इट इज अ प्रिफर्ड, DNA इज अ प्रिफर्ड एज अ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि पेन ड्राइव है। बट व्हाइल RNA इज कंसिडर्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्म करना, उसको सही मायने में बेटा उसको यूटिलाइज करना या उस चीज को प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देना,
है ना, इंफॉर्मेशन जो डीएनए में स्टोर्ड है उसको एक्चुअली प्रोसेस करने का काम आरएनए के पास में है। तो फर्क समझ में आया क्या? डीएनए क्या है बेटा? वो स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन को, और उसका प्रोसेसिंग, उसको हैंडल करना, उसको कन्वर्ट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, ये सब काम आरएनए के हैं। ऑल द वर्क इज डन बाय आरएनए। तो मैं आपसे एक बेसिक बढ़िया सिंपल सा मुद्दा यहाँ पे, हमारी एनसीईआरटी के बढ़िया मुद्दा देखो, इवोल्यूशन में हमें क्वेश्चन आता है कि द अर्थ के ऊपर सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए में से इन तीनों में से कौन सा? तो हमारा जो आंसर है बेटा वो शॉकिंग है, वो ये है कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर प्रोटीन्स बने, है ना डीएनए था ना आरएनए था, सिर्फ पहले प्रोटीन ही बने। क्लियर है? ठीक है, हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना, उरे मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है, सॉरी, वो आपको उसमें आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ प्रोटीन ही पहले बने, उसके बाद में आरएनए आया मॉडिफाइड, एंड देन आरएनए स्टेबल हुआ, मॉडिफाई हुआ, और उससे बन गया डीएनए। सो बेसिकली आपको ये समझना है कि पहले प्रोटीन आया, फिर आरएनए आया, फिर डीएनए आया। इसका मतलब बेटा अर्थ के ऊपर ऐसा समय जरूर होगा जब सिर्फ आरएनए ही था, डीएनए नहीं था। यस और नो? ऐसा तो समय Yes, था ना sir. जब डीएनए बिल्कुल भी नहीं था, उसी को हम लोग आरएनए वर्ल्ड कहते हैं। अब इसके क्या एविडेंसेस है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए नहीं। दूसरा, available evidences suggested that the essential life processes, हाँ बोलो। सर ये जो आरएनए वर्ल्ड है ये डीएनए के डिस्कवरी के पहले था या डीएनए के इवोल्यूशन के पहले? डिस्कवरी के पहले नहीं था भाई। डिस्कवरी तो देखो, डिस्कवरी तो अभी 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 किए हैं हम लोगों ने, मतलब है ना, डिस्कवरी का क्या मतलब है? यस सर, तो है मतलब ना, ये तो हम तो डीएनए के इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब ओके अर्थ यस के सर ऊपर ह्यूमन बींग्स का भी कोई, मैं तो कह रहा हूँ फर्स्ट लाइफ के बारे में बात कर, यस सर समझ गया इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ अर्थ में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यस उस सर वक्त सबसे पहले प्रोटीन ही बने, एंड देन एग्जिस्टेंस आया आरएनए का। तो जब आरएनए आया तब एक्चुअली डीएनए नहीं था। मतलब हमें सबसे पहले किसके बारे में एक्चुअली ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए? आरएनए के बारे में। सो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अभी एविडेंसेस क्या है इसके कि देखो, आज भी आरएनए जितने भी हमारे सेल में मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, ट्रांसलेशन होता है, स्प्लाइसिंग, ये सारे मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो कुछ भी हमारे सेल में होता है, ठीक है, उसमें उसके है ना, वो सब कुछ बेटा आरएनए के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। ठीक है, ऑल एवरीथिंग इज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। So RNA used to act as a genetic material, used to act as, अभी नहीं है ज्यादा, as well as वो एक और काम करता था as a catalyst also। मतलब आज जो एंजाइम्स का प्रोटीन्स जो काम करते हैं वो भी आरएनए कर लेता था, ठीक है। और आज जो जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए कर रहा है वो भी आरएनए था। मतलब ये तो ऑलराउंडर है, आरएनए सब कुछ कर लेता है, इसके जैसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है ना। इंफॉर्मेशन भी स्टोर करेगा, बट ये है कि इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए हमने डीएनए को ज्यादा स्टेबिलिटी आई तो उसको ही एज ए, है ना, ब्लूप्रिंट रखा गया। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसी प्रोसेसेस पढ़ेंगे जिसमें आरएनए एंजाइम जैसा काम करता है, उनको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं। वो एंजाइम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? राइबोजाइम। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। ठीक है, समझ रहे हो? जितने भी एंजाइम हमारे सेल में पाए जाते हैं सारे प्रोटीन से बने हुए हैं, बट राइबोजाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स। सो आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट, ठीक है, वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। तो यार कैटलिस्ट होने की वजह से ये अनस्टेबल है। Therefore, DNA has evolved from the RNA with chemical modifications that make it more stable। ठीक है, तो जो जो हमने देखे हैं, ऑक्सीजन का अब्सेंस हो जाना,
यूरासिल का थाइमाइन में कन्वर्शन हो जाना, सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड बन जाना, ये सब चीजें हुई और इनके वजह से ही आज हमें डीएनए देखने को मिलता है, अ मोर स्टेबल वर्जन ऑफ द आरएनए, है ना। So DNA being double stranded and having complementary strand further raises the changes by evolving a process of repair. मतलब डीएनए में एक और स्पेशलिटी है, वो रिपेयरिंग भी कर लेता है। मतलब अगर उसमें कुछ भी डैमेज हो गया, कहीं से टूट गया, तो बेटा तुरंत अपने आप को बेटा फिल कर लेता है। सो ये भी एबिलिटी आपको देखने को मिलती है इन द केस इन द डीएनए। सो दैट डीएनए इज वेरी वेरी फेवर्ड, है ना, फेवर्ड इन द इवोल्यूशन एज ए स्टोरेज, लेकिन स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इनहेरिट करना है यार कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। सो आई होप दिस सिंपल पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ देखो, अब आते हैं बेटा हम, है ना, आरएनए के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बोलते हैं। आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है? केमिकली आरएनए इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, बट उसमें होता है राइबोज शुगर, जिसका फॉर्मूला है C5H10O5, है ना। अभी इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ये 4 हैं। देखो न्यूक्लियोसाइड्स फाउंड इन आरएनए वो कौन से होते हैं? एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन एंड यूरिडिन, है ना, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड यूराडीन मोनोफॉस्फेट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारे होते हैं, क्योंकि डीएनए में ये होता है DAMP, ये मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, है ना, DGMP, ये क्या होता है? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये होता है। यहाँ पे डीएनए में ऐसा होता है, तो ये डीएनए में है, आरएनए में तो है नहीं, तो यहाँ मत लिखो। डन। नाउ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड विद द वन अनदर। अब देखो जो भी है यार, मतलब क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें भी आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि डीएनए में था। इसीलिए ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द आरएनए जो बनाएगा। देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा 3' to 5' बनता है, ये मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। नाउ तो हमें डेफिनेटली बेटा टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ने हैं। सो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए आर देयर? सो एक्चुअली देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनए। कौन कौन से हैं? ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज जेनेटिक आरएनए जो कि वायरसेस में मिलता है, और नॉन जेनेटिक आरएनए जो कि सारे ही प्रोकैरियोट यूकैरियोट में हमें देखने को मिलता है। नाउ जेनेटिक आरएनए इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन आरएनए वायरस। जितने भी आरएनए वायरस है उनमें बेटा ये जेनेटिक मटेरियल आपको एज ए, है ना, देखने को मिलेगा। ठीक है। नाउ नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में हम लोग बात करते हैं। इट टेक्स पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। देखो ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है। नॉन जेनेटिक आरएनए आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब देखो यहाँ पे हम 3 टाइप देखेंगे, मेन 3 टाइप है। देखो एक है मैसेंजर आरएनए, एक है राइबोसोमल आरएनए, एक है ट्रांसफर आरएनए। इनके अलावा हम लोग देखेंगे जैसे कि SNRNA एंड HNRNA, ये भी हम लोग देख सकते हैं। ये भी टाइप है, SNRNA, HNRNA, है ना। इनके फुल फॉर्म बताऊंगा, और जब इनका काम आएगा तब मैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं मैसेंजर आरएनए, जिसको हम बोल रहे हैं mRNA, राइबोसोमल आरएनए जिसे हम लोग बोल रहे हैं rRNA, एंड ट्रांसफर आरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं tRNA, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज sRNA। इसका मतलब है सोल्यूबल आरएनए। ठीक है, सोल्यूबल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ऐसे 3 है, mRNA, rRNA, tRNA, SNRNA, HNRNA, ऐसे 5 है। इसके अलावा बहुत सारे और भी आरएनए हैं, जैसे कि miRNA, siRNA। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, अननेसेसरी, है ना, बर्डन बढ़ेगा, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है। सो देखो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि मैसेंजर आरएनए करता क्या है। देखो यार, डीएनए से जो कुछ भी मैसेज है उसको कैरी करके लेके जाना और उससे प्रोटीन बनाना, यही कार्यक्रम बेटा मैसेंजर आरएनए का है। तो मैसेंजर आरएनए इट
carries message in the form of the codons for protein synthesis from DNA. तो डीएनए से मैटर लेके जाएगा, मैसेज बनाएगा, वो मैसेज जो है यूज करके राइबोसोम उसको पढ़ेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। दैट्स इट, सिंपल। तो ये प्रोसेस हमें पढ़नी है, ट्रांसलेशन वाली, ट्रांसक्रिप्शन वाली, दोनों ही, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए एक अलग प्रकार का, इसके नाम से ही आपको समझ में आता है कि ये क्या करता है। जो आरएनए राइबोसोम बनाने में मदद करता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द आरएनए इन द सेल। सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, मतलब 80 to 85% जो आरएनए है वो यही है, मतलब इसका अमाउंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर हम अमाउंट के बारे में बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 80% तो बेटा राइबोसोमल आरएनए हमें देखने को मिलता है। ट्रांसफर आरएनए का अमाउंट लगभग बेटा 10 to 15% होता है, और ये जो है मैसेंजर आरएनए ये 5% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे कम अमाउंट किसका है, तो आंसर क्या होगा? सेल में सबसे mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सबसे ज्यादा ये होता है 80%, 80 to 85% राइबोसोमल आरएनए। अब ये इसका कारण क्या है? कारण ये है कि राइबोसोमल आरएनए एक स्ट्रक्चरल आरएनए है, तो स्ट्रक्चर बनाता है तो स्टेबल रहता है। मैसेंजर आरएनए एक मैसेज लेके जाता है, अब लोग मैसेज पढ़ने के बाद उसको डिलीट कर देते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो सेम थिंग हैपेंस हियर, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए जैसे उसका प्रोटीन बनाने का प्रोसेस खत्म हो गया, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए आपको कभी भी मैसेंजर आरएनए बहुत बनता है, बनाया बहुत हाई लेवल पे बनता है, बट वो टिकता नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट। नाउ देखो, इट फॉर्म्स राइबोसोम, राइबोसोम्स बनाने में मदद करते हैं, और राइबोसोम प्रोवाइड साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करने वाला आरएनए, डायरेक्टली एज अ साइट। एक्चुअली तीनों ही प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। देन आता है ट्रांसफर आरएनए। देखो, ट्रांसफर आरएनए एक अजीब सा काम करता है। इट इन्वॉल्व इन द असेंबली ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो एक्चुअली देखो, रॉ मटेरियल लेके आना, अब प्रोटीन बनाना है तो कोई तो अमाइनो एसिड उठा के लाए, तो अमाइनो एसिड्स को उठा करके लाना, है ना, ये काम ट्रांसफर आरएनए, इसका नाम से समझ में आता है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो वो एक्चुअली ट्रांसफर करता है मॉलिक्यूल्स का। तो लो यहाँ पे बेटा हमें सबसे पहले, है ना, थोड़े से बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। नाउ नंबर 1 थिंग, जब भी देखो मैं जब एमआरएनए के बारे में बात करता हूँ, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द एमआरएनए, एमआरएनए मैक्सिममली जो है बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। मैसेंजर आरएनए, व्हेन टॉकिंग अबाउट द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए होते हैं बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड, यू नो, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं मैसेंजर आरएनए, इस तरह से, इस तरह से वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ऑलवेज। और इनको अगर आप देखोगे ना, मतलब मजेदार बात ये है कि इनमें हमेशा, है ना, आपको कोडॉन देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेटा यहाँ पे इस तरह से बना दूं, यहाँ इसको हम लोग हटाते हैं, यहाँ चलते हैं बच्चों हमारे इस पेज के ऊपर। देखो, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो मैंने अगर लिखा बेटा मैसेंजर आरएनए, तो इसकी बात ये है कि ये देखो, है ना, लेस अबंडेंट होता है, इट इज 5% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इन सेल, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में। And it is always that is what the single stranded। देखो सारे ही आरएनए बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड, बट विदाउट कॉइलिंग, है ना, इसमें कभी भी कॉइलिंग नहीं होती, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इफ यू ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन लाइक दिस वन, ठीक है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था रीडिंग फ्रेम कैसा होता है, 5 to 3, तो ये कौन सा है, 5' और ये क्या है बच्चों, 3'। ऑलवेज रिमेम्बर रीडिंग फ्रेम इज 5 to 3, ठीक है। अब नोटिस करना है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसा एरिया होता है जिसको यूटीआर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यूटीआर,
ठीक है, इधर भी होता है यूटीआर पोर्शन होता है। यूटीआर का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब इससे इसको कोई पढ़ेगा नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे मार्जिन्स है, मार्जिन्स को कोई पढ़ता नहीं, छोड़ देता है। अब जहां से पढ़ना शुरू होगा, इस पॉइंट से अगर पढ़ना शुरू होते हैं, इफ यू रीड इट, तो इसको मैं बोलूंगा स्टार्ट पॉइंट। और यहाँ पे अगर रोकते हैं ना, स्टॉप पॉइंट। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो इस साइड में बेटा अब कैप भी लग जाता है, इसको बोलते हैं कैप, कैपिंग होती है। ठीक है, और इस साइड में बेटा लगता है टेल, टेल भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली ए टेल। तो 3 प्राइम एंड की तरफ ऐसे ए सीक्वेंस लगा रहता है, उसको बोलते हैं टेल, पॉली ए टेल। आई विल राइट डाउन लाइक दिस, पॉली ए टेल। पॉली ए मतलब बहुत बार ए लगा हुआ है, ठीक है, वो 3 डैश की तरफ है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे आपको 5 डैश की तरफ 5 डैश यूटीआर, 3 डैश की तरफ 3 डैश यूटीआर, और ये जो सीक्वेंस है, दैट्स इट, आई विल जस्ट राइट डाउन यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस है, इतना ही बेटा सीक्वेंस रीडेबल है, इसको ही पढ़ा जाएगा, इतने ही पोर्शन को है ना स्टडी किया जाएगा। अब हमेशा याद रखो कि जहां पे स्टार्ट कोडॉन है वहां पे सीक्वेंस होता है AUG। ये सीक्वेंस, ये कोडॉन सबसे पहले होगा ऑन दी स्टार्ट कोडॉन। तो जहां AUG है वहीं से स्टार्ट कोडॉन होता है। ये सीक्वेंस, ये कोडॉन जहां होगा ना भाई, वही स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होगा पढ़ना, यहीं से शुरू करेंगे। AUG के पहले रीडिंग नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये जो होता है, मतलब डेफिनेटली ये कोडिंग सीक्वेंस है पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ पे एक आधा लास्ट ट्रिप्लॉइड होगा अलग, जिसको हम लोग नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, नॉनसेंस कोडॉन। So this way the messenger RNA is there, but it is always a straight chain. It is always a straight chain. ठीक है? Yes, everyone? Clear है? Yes, sir. है ना? तो डेफिनेटली ये जो जीन है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो जीन Sir? प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग, हाँ बोलिए। सर वो स्टार्ट और स्टॉप के बीच में जो है वो ही 5% है। क्या वो क्या 5%? एंटायर 5% है? कहाँ लॉजिक लगाते हो? सेल में जितने आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, सेल में जितने आरएनए प्रेजेंट है उनमें से 80 to 85% वो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, आरआरएनए। यस सर। है ना? कौन सा कंसेप्ट कहाँ मिक्स कर रहे हो आप? 3 प्रकार के आरएनए हैं। किसका पॉपुलेशन ज्यादा है सेल में? राइबोसोमल का। सबसे कम किसका पॉपुलेशन होता है? mRNA का। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अबंडेंस अलग हो गया यार। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। और जब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे, फर्स्ट टॉकिंग द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला है एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन। मतलब बस इतने ही पोर्शन से क्या बनेगा रे, बताओ? कोडॉन। इतने पोर्शन को कॉपी करके प्रोटीन बनाया जाएगा। बाकी ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। तो रीडिंग जहां से शुरू होती है ना, देखो यहाँ पे भी मैं यही चीज आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ये है mRNA, मैसेंजर आरएनए। मान लेते यहाँ सीक्वेंस है AUG, तो बेटा यहीं से राइबोसोम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। राइबोसोम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, पढ़ते जाएंगे प्रोटीन बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, है ना। यहाँ पे एक सीक्वेंस उसको मिलेगा, ओके, AUG के अलावा ये तो स्टार्ट कोडॉन हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा UAG ना। ये सीक्वेंस जैसे मिला तो यार ये सीक्वेंस है स्टॉप कोडॉन, इसको नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। तो ऐसे 3 सीक्वेंसेस है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो राइबोसोम स्टार्ट कोडॉन से उसको पढ़ना शुरू करते हैं, और जहां पे स्टॉप कोडॉन दिखता है वहां पे रुक जाते हैं। मतलब इतने पोर्शन को पढ़ करके ही बेटा प्रोटीन बनाया जाएगा। कौन बनाएगा ये काम, कौन करेगा? हु विल डू दिस? राइबोसोम। AUG सीक्वेंस हमेशा कौन से साइड में होता है? 5 डैश की तरफ, ठीक है। और टेल कहाँ पे होता है? 3 डैश की तरफ, सही है। So that is all about what the messenger RNA. Messenger RNA
न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। 3 न्यूक्लियोटाइड के एक ट्रिपलेट को हम कोडॉन बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो AUG से लेकर आगे आगे उसको रीड करता चला जाएगा, दैट्स इट, सिंपल है ना। किसे पढ़ा जा रहा है? मैसेज को, मैसेंजर RNA को। कौन पढ़ रहा है? हु इज रीडिंग? बताओ, हु इज रीडिंग इट? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम पढ़ रहा है, और पढ़ करके क्या बना रहा है? प्रोटीन्स बना रहा है। ये सब नो, यस Yes, है ना, sir. बस सिंपल। So this is what the thing we all have to understand. See, and when we talk about the second type of this rRNA, ribosomal RNA है। ये देखो, ये मोस्ट अबेंडेंट है, और ये है स्ट्रक्चरल RNA, स्ट्रक्चरल RNA। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना रहा है, राइबोसोमल RNA। अभी मोस्ट अबंडेंट है मतलब इट इज, है ना, अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% यही पाया जाता है सेल में। ठीक है, rRNA ज्यादा पाया जाता है। अब इनके rRNA के बहुत सारे टाइप भी है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द rRNA दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, बिकॉज दे मेक राइबोसोम, बट it is long and single stranded and coiled at some places, coiled or looped. So I will draw it. See, देखो, ये जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं बच्चों। ये देखो, ये ऐसा लूप बना दिया, फिर गया, ऐसा एक लूप बनाया, इस तरह से वो होते हैं। मतलब दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो तो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ A है, यहाँ TU है, एंड यहाँ C है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर बेटा U है तो बेटा बेस पेयर, मतलब जहां जहां लूप्स है वहां वहां बेस पेयरिंग होने के चांसेस है। ठीक है, लूपिंग अगर है ना, या बेंडिंग है, तो वहां पे बेटा बेस पेयरिंग होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज दे आर, अगर वो दूर दूर है तो वहां पे बेस पेयरिंग नहीं होगा। तो ये देखो, ये मैसेंजर RNA हमेशा स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट चेन, ऑब्वियसली दिस इज, है ना। बट राइबोसोमल RNA, ये देखो 5' एंड 3' एंड, बट वो बीच बीच में कॉइल करते हैं। दैट इज वे, बिकॉज वो राइबोसोम बना रहे हैं, गोल गोल तो राइबोसोम, पार्टिकुलेट राइबोसोम बनेगा, तो उसमें ये स्ट्रेट चेन में तो हो नहीं सकते। यस, है ना। देखो, राइबोसोम के भी टाइप आपको तो पता होने चाहिए। क्या क्या राइबोसोम के टाइप है बताओ? एक होता है 70S टाइप एंड 80S टाइप, 80S. बराबर है। जब आप 70S टाइप के बारे में बात करोगे, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, व्हेनेवर टॉक अबाउट द 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, इट हैज 2 यूनिट्स। ठीक है, लार्ज सब यूनिट, ठीक है, एज वेल एज व्हाट द स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट कितना होता है, बता सकता है कोई? इट इज 50S एंड स्मॉल इज 30S। ठीक है, सेम वे 80S टाइप का राइबोसोम जो होगा, राइबोसोम 80S टाइप के राइबोसोम में भी लार्ज सब यूनिट होगा, एज वेल एज बच्चों स्मॉल सब यूनिट होता है। लार्ज सब यूनिट इज 60S और स्मॉल सब यूनिट इज 40S। ठीक है, now this is simple, but now what you have to know here, you have to know here that कि इसके अंदर जो rRNA पाए जाते हैं, तो rRNA और प्रोटीन इनमें होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो rRNA पाए जाते हैं उनका क्या कॉम्बिनेशन है भाई? ठीक है, ये हमें डेफिनेटली बेटा पता होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है ना? दैट इज व्हाट द पॉइंट, दैट इज द थिंग वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। यस, है ना। तो अगर हम लोग ये नोटिस करें, मतलब ये अगर मैंने आपको मतलब सेल ये चैप्टर आपने अगर पढ़ा है, तो सेल चैप्टर में आप लोगों ने, आई थिंक सो, मतलब आई डोंट नो, आई थिंक सो कि आप लोगों ने इनके अंदर कौन कौन से टाइप के rRNA होते हैं ये आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो क्या
आप बता पाओगे? कैन यू टेल मी? जब भी आपने इसको पढ़ा होगा, क्या आप इस चीज को बता पाओगे बच्चों? कैन यू, एनी वन ऑफ यू? यस, एनी वन कैन टेल मी कि ये जो 30s सब यूनिट है उसमें कौन कौन से प्रकार के RNA पाए जाते हैं? ये 50s सब यूनिट है प्रोटीन्स के अलावा, क्योंकि हम प्रोटीन्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। कौन से प्रकार के RNA पाए जाते हैं, इतना ही बेटा हम लोग पूछ रहे हैं। तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? बताओ। जैसे कि 5s RNA किस में पाया जाएगा? या तो 5.8s RNA कहाँ पे पाया जाता है? यस बच्चों। या 18s, अगर मैं यहाँ से पूछूं आपको 18s या 16s, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना, कौन सा वाला है? यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ 16s RNA होगा और यहाँ पे होगा बेटा 18s। करेक्ट है क्या? ऐसा होता भी है क्या? इज इट? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो ना। हाँ, नहीं नहीं पता ये बोलो, नहीं पता ये भी बोल सकते हो ना। ऐसा कोई कंपलसरी सबको पता ही हो सब कुछ चीजें, ये जरूरी थोड़ी होता है ना? इज इट नॉट? सर इट नहीं इज पता नॉट। है। हाँ वैसा बोलो ना, नहीं पता। सो देखो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ आप सबके लिए इंफॉर्मेशन। जो भी लार्जर सब यूनिट होता है उसमें होता है बेटा 5s RNA, ठीक है, 23s RNA। ये RNA के, है ना, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। वैसा ही 80s टाइप का जो राइबोसोम है उसमें, ठीक है, उसमें होता है बेटा 28s RNA, ठीक है। क्या होता है? 28s RNA एज वेल एज 5.8s RNA, ठीक है, ये भी उसमें पाया जाता है, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट के बारे में बात करते तो इसमें होता है 16s RNA, इसमें होता है 18s RNA, ठीक है। ये है। इनके अलावा मतलब देखो इसमें लार्जर में 5s RNA भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि दोनों ही राइबोसोम 70s और 80s, इन दोनों में ही कौन सा RNA कॉमन है? विच RNA इज कॉमन इन द टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम? तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका 5s आंसर होगा RNA। 5s RNA, ठीक है। तो ये है, इन दोनों में ही पाया जाता है। नाउ इसकी ट्रिक मैं बता दूं आपको, ट्रिक याद रखो, बड़ा सिंपल ट्रिक है, हाउ टू रिमेम्बर इट। देखो ये है 80s, यहाँ पे देखो 80s में 8 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है 8 दिख रहा है ना सबको? नाउ यू कैन यस सर। रिमेम्बर। यहाँ पे देखो 28, 5.8, 18, सब में क्लियर है? यस सर। अभी इसमें नहीं है। 70s में देखोगे तो 23s है, 16s है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपली, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये बहुत आराम से आप लोग याद रख सकते हो। और कॉमन तो आपको पता है, कॉमन का है, दोनों में भी कॉमन है 5s, है ना, 5s दोनों में कॉमन है। सो यू कैन रिमेम्बर। और प्रोटीन्स भी होते हैं इनमें, तो प्रोटीन्स और RNA मिल करके बेटा बनता है राइबोसोम। दैट्स इट। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना? यस सर। तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ द राइबोसोमल RNA, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंटेशन वाले छोटे छोटे RNA उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये रहा RNA का कंसेप्ट, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे हम लोगों को ये याद रखना है, ये वाला मैं पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं करता हूँ सर्कल 23s, और यहाँ पे करता हूँ सर्कल 28s। ये दोनों ही बेटा राइबोजाइम एक्टिविटी करते हैं। मतलब क्या? मतलब ये एंजाइम जैसा काम भी करते हैं। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम होता है, ये काम, है ना, प्रोकैरियोट में 23s RNA और यूकैरियोट में 28s RNA करता है। और ऐसा स्टेटमेंट हमारी डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है, इसीलिए ये चीज मैंने आपको बताया कि वो एक्चुअली होते कहाँ पे हैं। दोनों ही लार्जर सब यूनिट्स में पाए जाते हैं, यस और नो? ठीक है।
सो राइबोजाइम एक्टिविटी करते हैं वाइल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस के वक्त बेटा वो एंजाइम एक्टिविटी करेंगे। दैट इज द ओनली सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट, डन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है क्या, पूछ लो। इफ यू हैव एनी इशू प्रॉब्लम यू कैन आस्क, बोलो। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा मतलब एग्जामिनेशन में, और वो होते हैं रिगार्डिंग द टीआरएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, आरआरएनए वगैरह इसका कुछ नहीं पूछते ज्यादा। ठीक है, बट भाई टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डिटेल में हम सब से आज पूछा जाता है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। द थर्ड वन इज व्हाट, टीआरएनए। देखो टीआरएनए को हम लोग ट्रांसफर आरएनए तो कहते ही है, बट इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सोल्यूबल आरएनए। सो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एसआरएनए भी कहते हैं। ठीक है, सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज द एसआरएनए, या इसी को हम लोग एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये अडाप्ट करके अमीनो एसिड्स को उठा उठा के लेके आता है। ठीक है, सो ट्रांसफर। और अभी देखो ये सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। दिस आरएनए इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा कि उसमें लगभग 75 to 90 बेस पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो वेरी स्मॉल है ना, 75 to 90 बेस पेयर्स, इतना छोटा यार, कि इतना छोटा होता है कि आप सेल में उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे। मतलब इसकी डिस्कवरी करने में बड़ी तकलीफ हुई यार, बहुत ज्यादा, ये मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, सोल्यूबल आरएनए। मतलब साइटोप्लाज्म में वो सोल्यूट हो गया है, ऐसा हो गया। मतलब आप है ना, जैसे पानी में आप शक्कर ढूंढ नहीं पाओगे, वैसा ही ये है। So that is the name we have to understand. Right now I want to tell you here. तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर है, बट जो मेन चीज, मेन स्ट्रक्चर जो पूछा जाता है उसके बारे में पता होना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन। देखो इसको आरएनए को, ये क्लॉर लीफ मॉडल सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है, क्लॉर लीफ मॉडल ऑफ द टीआरएनए। ठीक है, देखो रीडिंग फ्रेम हमेशा 5 प्राइम to 3 प्राइम होता है। तो कभी भी ये जो राइबोसोम सॉरी टीआरएनए जो है उसकी शुरुआत हम लोग देखेंगे। ये देखो इसमें ये 2 स्ट्रैंड यहाँ से शुरू हुआ, ये जो स्ट्रैंड यहाँ से 5' से शुरू हुआ बेटा, ये ऐसे टर्न हो गया, ऐसा ओके, ऐसा लूप बनाया, फिर बेटा वापस आ गया है ना, लूप बना करके फिर नीचे की तरफ झुका, फिर लूप बनाया, फिर ऊपर तरफ चला गया, एक छोटा सा आर्म भी होगा, फिर ऐसे गया, फिर लूप बनाया, फिर वापस आया, एंड ये है 3'। मतलब ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, बट आपने लॉन्ग देखा होगा, क्लॉर लीफ है ना, क्लॉर लीफ हम लोग बोल रहे हैं। तो क्लॉर लीफ जो होता है बिल्कुल ये ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब यार इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो हमें अच्छे से समझनी है। जैसे कि देखो, इसको हम लोग बोलते हैं डी लूप, और इसको हम लोग बोलते हैं टी लूप, है ना, या इसको हम DHU लूप बोलते हैं, और इसको हम लोग T-Psi-C लूप कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए लूप दोनों तरफ के। ठीक है, 5th से शुरू करो तो यहाँ पे देखो रीडिंग फॉर्म में पहला आएगा बेटा D। ठीक है, ABCD पहले आएगा, ठीक है, एंड देन आएगा T दूसरे साइड में। और यहाँ पे ये जो लूप है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस लूप इज टू मच इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंटी कोडॉन लूप, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी कोडॉन लूप। दिस इज कॉल्ड एज द एंटी कोडॉन लूप। तो यहाँ पे 3 प्रकार के लूप हमको देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बेस पेयरिंग भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप बेस पेयरिंग भी देख सकते हो, यहाँ पे बेस पेयरिंग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 7 आपको पेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे है ना अलग अलग प्रकार के भी, यहाँ पे डी मतलब देखो यहाँ पे अलग प्रकार का थाइमिन या यूरेसिल है ना देखने को मिलेगा। DHU इसको बोलते हैं डिहाइड्रोक्सी यूरेसिल,
इस तरह से एक ऐसा यूरेसिल आपको इस पोजीशन पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे यू की जगह पे हम लोग लिखते हैं, है ना। ज्यादा करके सीक्वेंस ऐसा होता है, आप देख सकते हो, डी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है जी, एंड जी के बाद आता है जी, फिर से आता है डी, एंड देन आता है ए, लाइक दिस। ठीक है, इस साइड भी बेटा आपको जी और ए इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये एक अलग ही प्रकार का यहाँ पे आपको नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलता है ना। ये क्या है बेटा, डी क्या है रे, डी हाइड्रोक्सी यूरेसिल। यहाँ पे नोटिस करो आप लोग कि ऐसा यूरेसिल जिसका OH ग्रुप निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा स्पेशल यूरेसिल यहाँ पे आपको DHU लूप में देखने को मिलता है। दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। नाउ अभी एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थायमीन होता है, थायमीन के बिल्कुल बाजू में यहाँ पे साय नाम का नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। बाकी यहाँ पे सी है, एंड देन जी है, एंड देन ए है, एंड देन यू है, एंड यू है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारे हम लोग लिख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों, यहाँ आप लोगों को नोटिस करने को मिलेगा कोई भी 3 ऐसे है ना सीक्वेंसेस मिलेंगे जिनको हम लोग एंटी कोडॉन कहते हैं। सो इसीलिए इसको एंटी कोडॉन लूप हम लोग कहते हैं। ठीक है, पक्का। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लेबल लिख देता हूँ, ये जो है बेटा इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन ट्रिपलेट, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों है ना वोबल पोजीशन, वोबल पोजीशन। तो ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं वोबल पोजीशन क्या है। अभी जनरल बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको बहुत अच्छे से समझना है कि यार देखो, रीडिंग फ्रेम आपको समझना है। पहले आएगा धूप, फिर आएगा छाव, मतलब ये छाव यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम लोग देखो इसको समझते हैं, पहले धूप आती है फिर छाव आता है, जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करो। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द 5 प्राइम एंड, इट्स अ डी, देन एंटीकोडॉन, देन DHU लूप, देन एंटीकोडॉन लूप, देन T-side लूप, एंड लास्ट में 3' एंड। दिस इज 3' एंड। नाउ अब थोड़ा ध्यान से, हाँ बोलो सर इसमें टी क्या है? थायमीन, T is the thiamine। सर लेकिन आरएनए में तो थायमीन वही तो अभी रहता है। बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग इसको T-side लूप कहते हैं, क्योंकि ये जो ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है T-side है ना, ये सीक्वेंस देख लो यस है ना, सर। इसको T-side ये हमेशा होता है वहां पे। ठीक है, तो ये जो है, और आपको कभी पूछे कि लूप्स में हमेशा है ना 7 बेसिस को हम लोग देखते हैं, 7 बेसिस को काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी नोटिस करने वाले मुद्दे पहले देख लो आप लोग। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ आते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ना हमेशा ये होता है। कभी आपने ACC सीमेंट सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट द ACC सीमेंट? यस एवरीवन, अंबुजा सीमेंट होता है एक, है ना, एक ACC सीमेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि इट ऑलवेज है 3' एंड की तरफ हमेशा CCA सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, क्योंकि रीडिंग फ्रेम इज ऑलवेज 5 to 3, 3 से 5 पढ़ते नहीं। तो आपको क्वेश्चन आएगा भैया ये क्या चीज है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो 5 प्राइम एंड है वहां पे हमेशा ग्वानिन होता है, ग्वानिन इज प्रेजेंट एट द 5 प्राइम एंड। तो G से शुरू होगा, गोल्ड मेडल सबसे पहले आया। ठीक है, तो G से सबसे पहले शुरू होगा बेटा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द G एंड देन इट विल बी द DHU लूप, देन द एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन के बाद आएगा T-side लूप, और T-side लूप के बाद में आएगा बेटा 3' एंड। बट ऑलवेज हमेशा हर tRNA के 3' एंड के ऊपर एक सीक्वेंस होता है, और वो सीक्वेंस है बेटा CCA। कभी आप इसको ACC मत पढ़ना, क्योंकि ACC पढ़ोगे तो 3, 5, 5 प्राइम पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, सो यू विल ऑलवेज रीड हाउ टू, है ना, CCA सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है ना। दिस इज वेरी क्लियर, यस और नो? यस सर। है ना। नाउ देखो यहाँ पे यार बहुत सारी चीजें हैं। अब हमारी NCERT ये सब बताती नहीं है कि ये क्या क्या है, इतना तो बिल्कुल भी नहीं बताती। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, हम लोग एक मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा बहुत सिंपल है। मुद्दा ये है कि इसका जो ये मॉडल है ये एक्चुअली है क्या है, जो क्लोरलीफ मॉडल है ये क्या है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। अगर बच्चों आप लोग ये जो लूप है ना इसको फोल्ड कर दो, तो इसको भी फोल्ड कर दो, तो मतलब इसको ऐसा फोल्ड कर दो, इसके ऊपर दबा दो, इसको ऐसा फोल्ड कर दो,
तो पता है यही स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है, दिस स्ट्रक्चर सी, दिस इज अ 3 डैश एंड दिस इज अ 5 डैश एंड, यहाँ पे आपका वो CCA सीक्वेंस है, यहाँ पे ग्वानिन, ये देखो, तो ये हमें ऐसा दिखाई देता है यार, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको हम लोग बोलते बच्चों हेयर पिन मॉडल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेयर पिन मॉडल। मतलब ये ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये जो फोल्ड हो चुके हैं इधर के भी इधर के, दोनों को, दोनों आर्म को हम लोगों ने फोल्ड कर दिया इस एक्सिस के ऊपर। तो जैसे आप फोल्ड करोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हम लोग हेयर पिन मॉडल। यस, ठीक है। तो tRNA का ये हेयर पिन मॉडल है। एवरीवन इज क्लियर? यस एवरीवन। सर ये फोल्डिंग कैसे होगा? ये हो जाता है, मतलब देखो ये इस तरह से इसके ऊपर जब हमने ओपन किया तो एक्चुअली ऐसा दिखा, तो ये ऐसा नेचुरली वहां पे सेल में नहीं होता, नेचुरली सेल में ऐसा नहीं होता। सेल के अंदर ये है ना, ये ऐसे आप फोल्ड करो, मतलब इसको उठाओ और है ना ऊपर फोल्ड करो, और ये वाले इसको उठाओ और उधर फोल्ड करो, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे डाल दो, ये यहाँ पे डाल दो, ठीक है। यस, उठा करके ऐसे लपेट दो ना ऊपर। कैन यू डू इट? यस और नो, है ना? यस सर। तो जैसे आप करोगे तो आपको ये मॉडल देखने को मिलेगा। दैट्स इट, सिंपल। यस, है ना? तो बेटा ये देखो, हम लोगों को बिल्कुल ही एक और चीज समझ में आनी चाहिए कि व्हाट वी कैन से, देखो 3D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, मतलब हाउ द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द 3 डायमेंशन, ठीक है। सो द 3D स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, tRNA, 3D स्ट्रक्चर of tRNA is inverted L shape, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी ये लिखती है, मतलब ये हमें वो दिखाना चाहती है और लिखना भी चाहती है, ठीक है। सो होता क्या है, जो एक्सेप्टर एंड है ना, वन एंड एंड द एंटीकोडॉन ऑन द अदर एंड, ठीक है। ये सब जो होते हैं, मतलब इनको अगर आप देखोगे सही ढंग से, इनका फोल्डिंग एक्चुअली ऐसे होगा, मतलब इस तरह से वो फोल्ड होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कंप्लीटली, मतलब मैं यहाँ पे आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, सब लोग बड़े ध्यान से देखना। देखो बच्चों, ये जो है हम लोग इस तरह से कर लेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। दिस इज 3, इसको मैंने 3 बोला, ठीक है, रेड कलर से बता दिया। ये 5 डैश है, ये भी रेड कलर से बता दिया। नाउ आई विल यूज द ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से बेटा मैंने ये लूप बना लिया, दिस इज द लूप, ठीक है। ये टी साइज की लूप है, ये छोटा आर्म है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बेटा ग्रीन कलर ले लेते हैं, जस्ट टेक द ग्रीन कलर, take the green, okay, sorry, then this is a green color, and this one is actually the anticodon loop. This is an anticodon loop here, ठीक है। this is an anticodon loop. Then we'll take the another color, any color you can suggest, okay, we'll take the blue color, and by this blue color we make here, this is another loop. You know it कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने बोला ना, हमें हमेशा 5 डैश एंड की तरफ से ही काउंट करना होता है, यस और नो, है ना? Yes, आपको समझ में आए इसीलिए मैंने दोनों वर्जन दिखा दिए। देखो यहाँ पे मैंने किया है शॉर्ट वाला इधर 5 डैश एंड, ठीक है। तो 5 डैश एंड की तरफ से ये हो गया फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड नंबर, दिस इज द थर्ड नंबर, दिस इज द फोर्थ नंबर, ठीक है। यू हैव टू गो दिस वे, ठीक है। नाउ इफ सपोज इफ आई विल डू दिस वन, नाउ व्हाट विल हैपन, यू नो। अभी ये देखो, ये तो एंटीकोडॉन है यार, इसमें होता क्या है कि यार ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब एक्चुअली ये जो है इस तरह झुक जाता है, इस साइड झुक जाता है, टर्न हो जाता है। तो ये जो रेड कलर वाला पोर्शन है आपको ऐसे दिखाई देगा, मतलब नंबर 1, ठीक है। क्योंकि ये ब्लैक वाला इधर फोल्ड हो गया है, तो ये जो ब्लैक वाला जो 4th नंबर वाला है ऊपर फोल्ड हो जाता है, और बेटा आपको मतलब देखने को मिलेगा कि यार ये इस तरह से आ गया है, ब्लैक कलर वाला फोल्ड करके इधर है, वो इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। उसी को अटैच्ड जो है वो आपको नीचे जो है बच्चों ब्लू कलर वाला दिखाई देगा, जो क्योंकि इधर से इधर फोल्ड हो चुका है, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्लू कलर वाला।
ठीक है। और ये ब्लू कलर वाला जो पोर्शन है वो एक्चुअली एक्सटेंड होता है और नीचे जा करके यहाँ पे बेटा आपको एंटीकोडॉन लूप देखने को मिलता है। ठीक है। सो बाय दिस वे द स्ट्रक्चर इज सी, ये इस तरह से जब 3D स्ट्रक्चर होता है ना वो फोल्ड होता है। हम लोग इतना ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ, यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल आल्सो। ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द डिफरेंट कलर्स आई एम शोइंग द पोजिशंस ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से बेटा हम लोगों को ये देखने को मिलता है। आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एन इन्वर्टेड एल, ये क्या है, इन्वर्टेड एल, यस। ठीक है, तो जो एक्चुअल 3D इमेज होती है इसकी आपके टीआरएनए, वो एक्चुअल 3D इमेज जो होती है बेटा वो एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप देखने को मिलता है। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, देखो यहाँ पे छोटा वाला आर्म हमेशा आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल आर्म भी आपको देखने को मिलेगा जिसको वेरिएबल आर्म हम लोग कहते हैं। तो ये जो आर्म है ये हर टीआरएनए में अलग अलग साइज का होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल आर्म। ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल आर्म। अब हमें एक चीज और नोटिस करनी होगी कि यार इनके क्या क्या फंक्शन है, मतलब इसका क्या काम है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। ठीक है, देखो मैं सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको बोल दूं कि देखो टीआरएनए जो होता है, टीआरएनए का मेन काम है अमीनो एसिड को ट्रैप करना, उठाना। तो अमीनो एसिड का जो भी टीआरएनए है वो यहाँ पे बेटा जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पे जाके अटैच होता है। मतलब ये जो 3' एंड है इसी को हम लोग अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अमीनो एसिड एक्चुअली टीआरएनए के ऊपर कहाँ अटैच होता है। आंसर इज एट द 3' एंड। करेक्ट है। यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस होगा रे, CCA सीक्वेंस हमेशा। यहाँ कौन सा सीक्वेंस होगा, G सीक्वेंस हमेशा। ठीक है, सो बेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ क्या फंक्शंस है ना, ये हमें एक्चुअली पता करने हैं। ठीक है, देखो T एज वेल एज व्हाट द साई, ये जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों है ना, ये एक्चुअली कुछ अलग ही प्रकार के द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट वी कैन से द नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये आप देख थोड़ा सा मन भर के देख लो, है ना। यस एवरीवन। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे बेटा जो साय होता है, साय को हम लोग बोलते हैं दैट इज 1। वैसे कोई जरूरत है नहीं इसकी, आपको इतना कुछ पूछते नहीं वो। 3' स्यूडो यूरेडिल, ये उसका नाम है। ठीक है, मतलब जो यूरेसिल होता है उसका भयंकर लेवल पे मॉडिफाई हुआ है, भयंकर ही। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। मतलब सूडो यूरेडिन ये वर्ड यूज करते, बेसिकली क्या यूज करते बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सीधी लैंग्वेज में, इट्स कॉल्ड एज व्हाट द सूडो यूरेडिन। यस एवरीवन, कोई किसी को कंफ्यूजन है? No, पक्का sir. बेटा? उधर तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर करेंगे तो भी अच्छा रहता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस एवरीवन, चलो तो जो साय के बारे में आपको इंफॉर्मेशन, देखो टी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट इज साय एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट,
so it will create yes problem. ठीक है, हम लोगों को नॉर्मली देखो, अभी हमारे एनसीईआरटी पे चलते हैं हम लोग, जस्ट सी, वहां पे आप देख लो। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ओके, आपको सारे मॉडल दिखा दिए मैंने, ड्रॉ करके भी दिखाया। ठीक है, नाउ यहाँ पे पॉइंट्स पे आते हैं बच्चों। इट एक्ट्स एज एडाप्टर मोलेक्यूल, ओके, इट्स एन एडाप्टर मोलेक्यूल। कहाँ पे अडॉप्ट करेगा यार अमीनो एसिड को? 3' एंड पे सर, 3' एंड, ओके। So it acts as an adapter molecule that reads the code on one hand and binds to the specific amino acid on the other hand. मतलब ये कोड को भी रीडिंग करता है। So there are 20 different types of the tRNA. Now ये क्या मतलब है, मैं आपको, है ना, जब हम लोग कोडॉन को पढ़ेंगे तब हम ये समझेंगे। There are 20 different types of tRNA. Now what is this? Because there are 20 different types of the amino acid. अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स है, तो अलग अलग प्रकार के बेटा टीआरएनए होने के चांसेस है। सिंस द प्रेजेंस ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए सेल, तो हम लोग ऐसा कहते हैं, बट इसका मैं एक्चुअल प्रॉपरली फैक्ट आपको मैं बताऊंगा जब हम लोग कोडॉन वाला पोर्शन पढ़ेंगे, तब मैं ये थोड़ा क्लियर करूंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, राइट नाउ हम लोग ये समझ ले कि अलग अलग प्रकार के टीआरएनए होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीआरएनए, डिपेंड अपॉन कि उसका एंटीकोडॉन क्या है। ठीक है, डिपेंड अपॉन उसका एंटीकोडॉन क्या है। ठीक है, नाउ अब यार देखो इसका क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट होले एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए थ्रू द क्लॉर लीफ मॉडल। इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड एल शेप। अगर 3D व्यू देखोगे तो उन्होंने उसको प्रॉपरली अनफोल्ड किया और दिखाया कि हाँ भैया ये देखो, ये क्लॉर लीफ जैसा दिखाई दे रहा है। Yes, for this work he was awarded the Nobel Prize in 1968 along with the other persons, मतलब दूसरे लोग, कोड खुराना था, हरगोविंद खुराना, निरेनबर्ग, इनके साथ साथ मिल करके इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, now according to this model tRNA has the following important features। देखो tRNA में ये सारी चीजें होंगी। देखो, it is a single stranded that runs from the 5' to 3', वो मैंने आपको दिखा दिया, छोटा वाला आर्म 5' था, वहां से शुरू हुआ, एंड हुआ 3' पे, ये आप जानते हो। नेक्स्ट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट और टेल और एक्सेप्टर आर्म इज फाउंड एट द 3' एंड, ये बताया क्लियरली, अभी देखा ना मैंने, 3' एंड के ऊपर अमीनो एसिड अटैच होता है। ऑफ द स्ट्रैंड वेयर द न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस होता है हमेशा? Which sequence is there? CCA, always the sequence is there, CCA, ये sequence वहां से हमेशा होगा। Now the specific amino acid binds to the terminal adenylate। terminal adenylate मतलब A को, क्योंकि A हमेशा ऊपर रहेगा ना बच्चा, जब भी आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे है बेटा CCA, तो बेटा ये एडेनिलेट है, एडेनिलिक एसिड है, यहीं पे बेटा वो अमीनो एसिड अटैच होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ए के ही बाद में अमीनो एसिड अटैच होता है, क्योंकि है ही वो सीक्वेंस पक्का सबके लिए। ना उसके बाद में जो लूप आता है वो होता है बेटा DHU लूप, जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोक्सीयूरिडिन लूप। ठीक है, नाउ इट इज द अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम रिकॉग्निशन साइट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। मजेदार बात ये है कि सेल में जितने भी अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो खुद से तो आएंगे नहीं कि हम लोग चलो हमको लेके चलो, हमको अमीनो प्रोटीन बनना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो भी सेल में अमीनो एसिड पड़े हैं वो पड़े रहना चाहते हैं, उनको क्या मतलब है गाय को प्रोटीन बनाना, क्या करना है, उनको कोई मतलब नहीं। तो बेटा कुछ एंजाइम्स होते हैं वो उनको एक्टिवेट करते हैं, भैया तुम लोग उठो, तुम्हारी जिंदगी का क्या पर्पस है मैं बताता हूँ, तुम्हें बनाना है प्रोटीन, चलो। ठीक है, टीआरएनए अभी आएगा, उसके गाड़ी में बैठ के जाने का है ना, तो ये जो चीज है वो एंजाइम करता है। एंजाइम कौन सा है? ठीक है, अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, क्या नाम हो गया उसका? अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम। बोलेगा अमाइनो एसिड को चल एक्टिवेट हो जाओ, उड़ जाओ, तैयार हो जाओ, चलो जाना है, गाड़ी आने वाली है। गाड़ी कौन लाएगा? ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ठीक है, बराबर है, सीट पक्की है, 3' एंड के ऊपर ही जाके बैठना है। यस, बट गाड़ी को पहचानेगा कैसे? कौन सी गाड़ी है, कैसे पहचानेंगे? तो जो DHU लूप है ना, DHU लूप है वो है ड्राइवर की साइड।
DHU, D फॉर ड्राइवर, DHUD, ठीक है। सो DHU लूप जो होता है उसको बेटा ये एंजाइम पहचानता है, और जैसे ही वो दिखेगा अच्छा ये DHU लूप आया, उसको वो चिपक जाता और अमाइनो एसिड को, है ना, अपनी पोजीशन पे चिपका देता है जहां पे बाइंडिंग साइट है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। यस एवरीवन, यस सर। कहानी सिंपल है बहुत ही। नाउ अभी आते बेटा एंटीकोडॉन लूप की तरफ। अब ये क्या नाटक है, देखो एंटीकोडॉन लूप, इट इज अ कोडॉन रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। अब यार ये जो टीआरएनए गाड़ी लेके जा रहा है ना, अमीनो एसिड को उठा के लेके जा रहा है, इसको भी तो पता होना चाहिए कहाँ जाके चिपकना है, अपनी गाड़ी को कहाँ रोकनी है। तो बेटा जहां उसको रोकना है ना, उसको सिग्नल जो है वो कोडॉन से मिलेगा। तो सपोज मान लेते हैं ये एमआरएनए है बच्चों, ये एमआरएनए, इस एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस है बच्चों AUG, और ये हमारे पास में है टीआरएनए। इस टीआरएनए के पास में यहाँ पे सीक्वेंस है एंटीकोडॉन, ठीक है। इसके ऊपर सीक्वेंस होता है UCA, और इसने उठा के लाया मिथ्योनिन नाम के अमाइनो एसिड को। अब ये मिथ्योनिन को उठा तो लाया है, बट आएगा कहाँ पे, तो देखेगा कि मैसेंजर आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर इसी को मिलता जुलता कोडॉन कौन सा है, ठीक है। तो ये है कोडॉन AUG। देखो तो A इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी टू द U ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी टू द, है ना, वट एवर मे बी। तो इस तरह से यहाँ पे चलो U है तो यहाँ A लिख लेते हैं बच्चों, या G है तो यहाँ C लिख लेते हैं, UAC, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यही वाला होता है यहाँ पे। ओके बच्चों, यहाँ होगा U, अरे ये होगा UAC। तो होगा क्या बेटा, देखो A ऑलवेज पेयर्स विद द U, A ऑलवेज पेयर्स विद द U, G ऑलवेज पेयर्स विद द C। तो बराबर ये टीआरएनए यहाँ आके चिपक जाएगा। बोले ओके। तो बेटा ये अगर ये कोडॉन है, AUG इज अ कोडॉन, तो UAC क्या है बताओ, एंटीकोडॉन। UAC क्या है, एंटीकोडॉन। तो देखो जो भी अमाइनो एसिड लाया गया है उसको कौन से पोजीशन पे रखना है ये तय होगा बाय द एंटीकोडॉन और कोडॉन के रिएक्शन के हिसाब से। तो बेटा एंटीकोडॉन लूप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है नीचे की साइड में, ठीक है। और एंटीकोडॉन लूप है ना, कोडॉन रिकॉग्नाइजिंग साइट है, कंटेन्स सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एज द एंटीकोडॉन। ये उसी को हम लोग नो डॉक बोलते हैं। आप कोडॉन को उल्टा लिखोगे क्या आ जाएगा, नो डॉक, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। नाउ आता है बेटा वेरिएबल आर्म। अभी टीआरएनए में जो वेरिएबल आर्म होता है इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, वो हमेशा अलग अलग टीआरएनए में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं मूवमेंट्स वगैरह में इंपॉर्टेंस है, बट उतना आपको पूछते नहीं है, ठीक है। नाउ बेटा एक और लूप है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एक और लूप है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों T-Psi-C लूप, ठीक है, T-Psi-C लूप। T-Psi-C लूप का काम है बेटा, इट इज द लूप विच इज फॉर द राइबोसोमल रिकॉग्निशन लूप, ठीक है। देखो यहाँ पे तीसरा पर्सन है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करेगा, है ना, टीआरएनए को पोजीशन करेगा, टीआरएनए को जगह देगा, है ना, और फिर बाद में कोडॉन को पढ़ने में मदद करेगा। तो क्योंकि राइबोसोम में जाकर के इसको अटैच होना है तो ऑब्वियसली बेटा राइबोसोम को पहचाना जाना चाहिए, इसीलिए राइबोसोम को पहचानने वाली जो चीज होती है वो होती है बेटा T-Psi-C लूप। T-Psi-C लूप is a ribosome recognition loop. Anticodon loop is a codon recognition loop. DHU is the enzyme recognition loop. Enzyme को recognize करता है। और 3' end is the amino acid binding site. Everyone is clear? Now move to the diagram. Move to the diagram. यहाँ पे आते हैं, डायग्राम को देखते हैं बच्चों। डायग्राम मैंने बनाई है, यहाँ पे मैं आपको सिंपली लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो चीज हमने यहाँ पे बनाई है बच्चों DHU लूप, देखो ये जो है इस जगह पे आपको अमाइनो एसिड बाइंड होते हुए दिखाई देगा 3' एंड पे, इसीलिए इसको मैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट कहता हूँ, ठीक है।
तो नंबर 1 क्वेश्चन आपका आ गया, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा DHU लूप क्या है बेटा? DHU लूप क्या है बेटा बताओ? अमीनो एसिड, ठीक है, एक्टिवेशन एंजाइम, एक्टिवेशन एंजाइम, ठीक है, रिकॉग्निशन लूप। तो DHU लूप जो है उसका फंक्शन है बेटा अमीनो एसिड को, है ना, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, अमीनो एसिड एंजाइम जो होता है उस एंजाइम को ये यहाँ पे वो पहचानता है। अच्छा यही लूप है, चलो पकड़ लो, ठीक है। तो अमीनो एसिड टीआरएनए जो एंजाइम होता है वो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। एंटीकोडॉन लूप का बिल्कुल बिल्कुल फंक्शन है ना, ये होता है कोडॉन रिकॉग्निशन, ठीक है, कोडॉन रिकॉग्निशन लूप, ये कोडॉन को पहचानेगा। और टी साइसी लूप जो होता है इसका काम है बेटा राइबोजाइम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, यस। तो इस तरह से चारों के बेटा फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। 4 जगह पे 4 चीजें, अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड होता है 3' एंड के ऊपर, DHU पे एंजाइम जो है अमीनो एसिड को लाने वाला वो पहचानता है, अटैच होता है। एंटीकोडॉन है ना, कोडॉन को जाकर के अटैच करने में मदद करता है, और उससे भी पहले है ना राइबोसोम के सहारे बेटा वो कोडॉन तक पहुंचते हैं। तो राइबोसोम को पहचानने में और वहां पे जाके अटैच होने में टी साइसी लूप का हेल्प होता है। तो इस तरह से टीआरएनए ऑल्दो इट इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल बट इट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल मॉलिक्यूल। तो आपको रियली में आरएनए का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि देखो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए, अगर ये ना हो तो प्रोटीन बन ही नहीं सकता, यस और नो, यस है ना, सर। प्रोटीन बना ही नहीं जा सकता। सो दैट हियर वी एक्चुअली हैव टू, तो यहाँ तक बेटा हम लोगों ने पढ़ा, सारी चीजें मैंने आरएनए के बारे में आपको बताई है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अभी देखो हमें पढ़ना है एक और पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन को। मतलब अब हम लोग सेंट्रल डोग्मा के ऊपर फोकस करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में मैंने लास्ट क्लास में बताया था रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, ठीक है, उसके बाद डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन टू आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो ये तीनों स्टेप्स हमें पढ़ने हैं, मतलब अभी हमें 1 बाय 1 तीनों चीजें पढ़नी है, पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, ठीक है। जैसे ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है फिर रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी कैसे बना लेता है भाई, और वो भी खुद से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो वैटसन एंड क्रिक प्रपोज द स्कीम फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उन्होंने सिर्फ मॉडल ही नहीं बनाया, ठीक है, ये भी बताया कि ये मॉडल किस तरह से अपनी रेप्लिकेशन कॉपी बना सकता है, और इसीलिए तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला, नहीं तो क्यों मिलता है ना। So the scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of the new complementary strand. Oh my God! तो ये चीज है। And after the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and newly synthesized strand. तो देखो यहाँ पे हमें एक सिंगल वर्ड की तरफ फोकस करना होगा कि जब भी कोई नया डीएनए बनता है वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का, है ना, ये है। नाउ देखो ये सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट है मेसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही मुश्किल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और एक और बेटा मैकेनिज्म है, मतलब एक और चीज है, मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलर वाली मेथड है, वीसिया फाबा प्लांट ट्रीशिएटेड थाइमिडीन वाली मेथड उन्होंने बताई है, ठीक है। सो दोनों ही मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो भी मैकेनिज्म है डीएनए का रेप्लिकेशन का, वो रेप्लिकेशन वाला मेथड बेटा हम लोग पढ़ेंगे। देन ट्रांसक्रिप्शन विल स्टडी, then we'll study about the gene, and then we'll study about the translation, ठीक है। तो everything, all these different things we'll study, है ना, one by one। देखो इसको चैप्टर को थोड़ा समय लगता है,
हम डेटा ज्यादा नहीं देख रहे बट कंसेप्चुअली है, तो चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, है ना, मेसलसन एंड स्टाल क्या बताना चाहता है हमें ये पहले तो समझना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेसिक चीज। देखो हम लोग क्या बात करते हैं। देखो यार, पहले मतलब डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता होगा इसके बारे में प्रॉब्लम है ना, कैसे बनाता होगा। तो कुछ लोगों ने ऐसे सजेस्ट किया, बोले देखो ये है डीएनए, अच्छा ये है उसका 5' ये है 3' और इसका दूसरा स्ट्रैंड ये है, ये 5' ये 3' और ये है उनके बीच के नाइट्रोजनस बेसेस। ओके बढ़िया है। अब क्या होता है, देखो ऐसा होता है ना, ये बीच बीच में अपनी अपनी कॉपी बनाना शुरू करता है। देखो यहाँ तक ये अपनी बना लेता है, यहाँ तक ये बना लेता है, यहाँ तक ये बना लेता है यार। अच्छा फिर क्या होता है, फिर हमें 2 डीएनए मिलते हैं, इसका टूट के इसको लगता है। बड़ा अजीब सा एक्सप्लेनेशन है ये, किसी को कभी समझ में आया नहीं है क्योंकि ये है ही अजीब सा। तो नया डीएनए बनेगा तो कैसा दिखेगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे दिखेगा। देखो इसमें हमें डीएनए जो 2 नए डीएनए मिलेंगे ऐसे दिखाई देंगे। यस, ये जो है ऐसा बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, अरे कलर यार, ब्लैक कलर आओ। यस, तो जब भी नए डीएनए बनेंगे तो उसमें पैचेस देखने को मिलते हैं आपको ऑलवेज। ठीक है, आपको ऑलवेज पैचेस देखने को मिलेंगे। देखो ऐसा ऐसा ऐसा, अरे ये क्या बना दिया भाई साहब। ठीक है, तो ये जो बनता है ना यार, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड मॉडल। इससे कुछ समझ, बट ये कैसे बनेगा इसका कोई अंदाजा नहीं किसी को। डिफ्यूज मॉडल पता ही नहीं क्या है ना। डिफ्यूज है, आधा इधर आधा ब्लू है, आधा ओल्ड है, आधा न्यू है। देखो यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे ओल्ड है, यहाँ पे अचानक ये ओल्ड है ये न्यू है। ऐसा क्या मॉडल है अजीब सा। और ये कैसे बनेगा इसका कोई प्रोसेस हम सजेस्ट ही नहीं कर सकते। तो ये अनएक्सेप्टेबल है डिफ्यूज मॉडल जो है। इट्स वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिसरप्टिव मॉडल है। डीएनए डिसरप्ट हो जाएगा, आधा टुकड़ा इधर, टुकड़ा टुकड़ा कॉपी जोड़ दो। So it's very disruptive model. It cannot be accepted. There is no way to understand this type of the replication. और खुद से ऐसा करेगा तो ये तो मुश्किल है। सो बेटा किसी ने ये बताया कि देखो यार ऐसा नहीं होता, देखो मैं बताता हूँ, ये देखो ये ऐसा होता है। ये है पुराना डीएनए। ओके, फिर इनसे बनते हैं 2 डीएनए। अच्छा, तो एक पूरी तरह से रहता है और फिर एक नया वाला बन जाता है ऐसे। ओके, तो ये क्या है, कैसे बना, मतलब इसको दूर से देखा आईने में और मूर्ति बनाई, कैसे हुआ। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। अरे भाई कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है बट बनेगा कैसे ये बता, हाउ इट विल फॉर्म। तो आंसर किसी के पास भी नहीं है। मतलब देखो ये कंजर्वेटिव मॉडल है, इसमें पूरा है ना, एक डीएनए ओल्ड है पेरेंटल है और एक पूरा नया है नया, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। ये भी है ना एक्सप्लेन नहीं हो पाया, मतलब कैसे बनेगा, हाउ, नो वन नोस। ठीक है, कोई इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन आता है बेटा एक बढ़िया सा मॉडल, इसमें बहुत सिंपल है। देखो ये है ओल्ड डीएनए, ठीक है, ओल्ड डीएनए वेरी सिंपल। ठीक है, ये है 5', ये है 3', ये है 3', ये है 5'। डन, ऐसा हमेशा होगा डीएनए में। डन बेटा, है ना। नाउ नया मॉडल ये कहता है, मतलब ये वाला मॉडल ये कहता है कि जब भी 2 डीएनए बनेंगे, ठीक है, उसमें हमेशा एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। ठीक है, मतलब ये वाला स्ट्रैंड नया है, ये वाला स्ट्रैंड नया है। ठीक है, ये था 5', 3', 3', 5', अगेन सेम थिंग 5', 3', 5', 3'। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। नाउ ये बहुत हद तक पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, आई विल शो यू। सी यहाँ पे एक हमेशा एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड है, एक न्यू है, एक स्ट्रैंड है ना न्यू है, एक ओल्ड है। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। चलो देखते हैं इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। देखो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन देख लेंगे और एक्सपेरिमेंट समझेंगे। देखो ये है बेटा डीएनए, बड़ा ध्यान से देखो। छोटा सा डीएनए लेते हैं, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है टी, यहाँ पे
जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, 5' 3'। ओके, नाउ ये वाला उसका दूसरा स्ट्रैंड है, तो ऑब्वियसली यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, यहाँ पे सी है, यहाँ जी है, एंड यहाँ पे टी है। डन, ये है 3' 5'। ना उनका कहना है कि पहले ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ओके, सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो, कर दिया सेपरेट। ओके, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ये है, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है इधर वाला 5' to 3' हमने इधर सेपरेट किया। उधर बेटा ये वाला 3' to 5' वाला स्ट्रैंड यहाँ पे है, यहाँ पे बच्चों टी है, देन यहाँ ए है, यहाँ सी है। देखो ये एंटी पैरेलल नेचर और कॉम्प्लीमेंट्री, इसके ऊपर सब कुछ बेस्ड है। तो फिर नया क्या बनेगा? देखो एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, यहाँ देखता है ए है तो इसके अपोजिट टी लगा देता है, यहाँ पे सी है तो यहाँ लगा देता है जी, यहाँ जी है तो यहाँ सी, यहाँ पे है तो यहाँ ए, यहाँ है तो यहाँ टी, और ये बन गया इस तरह से बच्चों नया स्ट्रैंड। यस, है ना? ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड लगेंगे, यहाँ थायमिडीन लगेगा, यहाँ पे है ना ग्वानिन ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट लगेगा, यहाँ पे है ना साइटोसिन मोनोफॉस्फेट लगेगा, यहाँ पे एडेनिलिन। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड लगते चले जाते हैं बाई, है ना, 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सेम वे यहाँ पे भी वही होगा, सेम थिंग विल हैपन। यहाँ ए लगेगा, यहाँ पे टी लगेगा, यहाँ जी लगेगा, यहाँ सी लगेगा, यहाँ ए लगेगा, इनके बीच में जो भी बॉन्ड है वो बनते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें 2 डीएनए मिलते हैं। तो हमेशा ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव। Always a new DNA have an old strand and a new strand. Are you clear? Yes sir. अरे है ना, यही होगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे होगा अपने आप, हाउ इट विल हैपन ऑटोमेटिकली, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ट्यून इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो विल स्टडी दिस, है ना, मिरेकुलस प्रोसेस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। किस तरह से होगा, मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट हमें सबसे पहले पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों। तो एक तो आपको मैं क्वेश्चन पूछ लूं, है ना, बताओ डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा मॉडल फॉलो करता है? आंसर क्या है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। बस यही क्वेश्चन आता है, कितनी बार तो नीट में यही पूछते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, पक्का? एवरीवन इज क्लियर? तो बेटा आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। सर, हाँ बोलिए। सर वेरिएबल आर्म का क्या फंक्शन था? वेरिएबल आर्म हर टीआरएनए में अलग अलग होता है, उसका फंक्शन ज्यादा करके वेल नोन नहीं है। हम लोग मानते हैं कि जो भी टीआरएनए की फंक्शनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, उसमें वो मदद करता है। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको पहचानते हैं, वेरिएबल आर्म को। ठीक है, अब ये क्या मतलब बोल रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट जब भी मैं उसको पढ़ाऊंगा प्रोटीन सिंथेसिस तभी बताऊंगा। ठीक है, ओके।